सारिका कल जरा जल्दी उठ जाना बेटा। रसोइया मदन 8:30-9 बजे तक आ जाएगा। उसके आने से पहले तुम बस मूंग दाल का हलवा, बादाम शरबत और चूरमे की तैयारियां कर लेना। शोभा देवी रात की दवा लेते हुए बहू सारिका से कह रही थी। शोभा देवी की आवाज में उत्साह और फिक्र दोनों झलक रहे थे। उत्साह इस बात का कि कल एकलौती बिटिया केतकी को देखने लड़के वालों का पूरा परिवार आ रहा था, और फिक्र इसलिए कि मेहमानों की खातिर में कोई कसर न रह जाए। माँ तुम अब निश्चिंत होकर सो जाओ, कल सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। बेटे किशोर ने लैपटॉप पर ऑफिस का कुछ काम निपटाते हुए चिंतित माँ को सहज करते हुए कहा था। किशोर को पता था कि सारिका अपनी जिम्मेवारियों को लेकर बेहद सचेत रहती है। अगली सुबह सबके जागने से पहले ही सारिका तैयार होकर रसोई में लग गई थी ताकि रसोई के आने से पूर्व अपने हिस्से का काम पूरा कर ले। शोभा देवी और किशोर बाकी तैयारियों को देख रहे थे। 9 बज गए थे, अभी तक मदन नहीं आया था। शोभा देवी की चिंताएं बढ़ रही थी, पर घर के बाकी लोग निश्चिंत थे क्योंकि मदन इस घर से काफी सालों से जुड़ा था और कभी भी उसने शिकायत का कोई अवसर नहीं दिया था। पर जब 10 बजने को आए तो सारे लोग परेशान होने लगे थे। उस पर से मदन का फोन भी लगातार बंद आ रहा था। 11 बजे के बाद लड़के वाले कभी भी आ सकते थे और रसोई का पूरा काम बचा हुआ था। 3 सब्जियां, रायता, पूरी सब कुछ आखिर कब तैयार हो पाएगा। शोभा देवी तो तनाव के कारण पसीने पसीने हुई जा रही थी। सारिका और केतकी ने एक दूसरे की आंखों में देखा और तय किया कि अब मदन की राह देखने की बजाय वो दोनों रसोई में लगकर सब कुछ तैयार कर लेगी। अरे तुम दोनों पागल हो गई हो क्या? दोनों रसोई संभालोगी या तैयार भी होगी? मेरा तो माथा काम नहीं कर रहा है। मांझी अब जैसे हालात है उसमें बस यही एक रास्ता है। फिर उनके आने के बाद जब तक वो लोग चाय नाश्ता लेंगे उतनी देर में मैं दीदी को तैयार कर दूंगी। सारिका सासू माँ को समझा रही थी। नंद भोजाई ने मिलकर किचन का काम संभाल लिया था। उन्हें उम्मीद थी कि 11 बजे का समय दिया है तो आते आते उन्हें 11:30 तो हो ही जाएंगे और इतना वक्त उनके लिए काफी होगा भोजन तैयार करने के लिए। पर ये क्या, अभी तो 11:15 भी ठीक से नहीं बजे थे और बाहर किसी गाड़ी का हॉर्न बज रहा था। किशोर दौड़कर बाहर गया तो लड़के वाले आ चुके थे। किशोर ने मेहमानों का अभिवादन किया और उन्हें अंदर लेकर आ गया। उधर रसोई घर में तो माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। आधी रसोई भी ठीक से तैयार नहीं हुई थी। लड़के वालों के घर से शांति देवी, उनके पति गणेश बाबू, पुत्र आनंद और पुत्री और दामाद आए थे। शांति देवी तो हॉल में बैठने की बजाय किचन देखने की जिद करने लगी थी। किचन में सारिका और केतकी पसीने पसीने होकर अभी लगी हुई थी कि अचानक शांति देवी सामने खड़ी हो गई थी। पीछे पीछे आनंद और उसकी बहन भी रसोई में आ गए। केतकी और उसका सारा परिवार एकदम सकपका गया था, पर शांति देवी और उनके परिवार के लोग जोर जोर से हंसने लगे थे। अरे समधन जी, दरअसल आपकी रसोई का काम संभालने वाले मदन जी हमारी वजह से नहीं आ पाए। शांति देवी की इस बात पर सब उनका मुंह देखने लगे थे। आज हमारी ट्रेन घंटे भर पहले आ गई थी तो स्टेशन से गाड़ी लेकर हम निकले ही थे और मदन जी की बाइक को हल्की टक्कर लग गई। वो बाइक से गिरे तो उनका फोन टूट गया और पैरों में हल्की चोट भी आ थी। फिर जब हम उन्हें उठाकर पास के एक क्लिनिक में ले गए तब उनसे पता चला कि वो रसोई बनाने आपके ही घर आ रहे थे। हमें अंदाजा हो गया था कि आप सब कितने परेशान हो जाएंगे। बस ये सोचकर हम ढाबे से सबके लिए खाना पैक कराकर जल्दी से आ गए। शांति देवी और आनंद बारी बारी से सारा किस्सा बयां कर रहे थे। शांति देवी ने केतकी के दोनों गालों पर अपनी हथेलियां रखकर उसके माथे को चूम लिया था। समधन जी, जिस परिवार में सारिका जैसी भाभी हो और उससे तालमेल बैठाकर चलने वाली केतकी जैसी नंद हो, उस परिवार की पुत्री को गृहस्थ जीवन में समस्याओं से सूझबूझ से निपटने का गुण तो विरासत में मिला होता है। गणेश बाबू भी अब रसोई में आ गए थे। खाना पीना तो होता रहेगा, अब औपचारिकताओं को छोड़िए और सगाई की तैयारी कर लीजिए। मैं अपने परिवार की तरफ से अपने पुत्र आनंद के लिए आप सभी से केतकी बिटिया का हाथ मांगता हूँ। दोनों परिवारों से खचाखच भर चुके रसोई घर में सब एक दूसरे का अभिनंदन कर रहे
थे। शोभा देवी ईश्वर की माया पर मन ही मन ये सोचकर मुस्करा रही थी कि जिस रसोई घर ने आज इतना तनाव दिया उसी रसोई घर में बिटिया का रिश्ता पक्का हो गया था।